रश्मिता, जी सर। अब ये जो पेपर है 107, जी सर। इस पेपर के पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर है। जी सर। काव्यशास्त्र में क्या बचा है पढ़ने के लिए? सर इसमें पढ़ने के लिए बचा है क्रोचे, अभिव्यंजनावाद हम्म। और टी एस इलियट, हम्म। आई ए रिचर्ड्स, शास्त्रीय हम्म। वैशिष्टता एवं शास्त्रीयतावाद, नई समीक्षा, हम्म। फिर मार्क्सवादी समीक्षा, अच्छा, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद एवं जादुई यथार्थवाद। ठीक है। पहले हम इसमें शायद इसमें बहुत ज्यादा है, जी तो सर। एक एक करके चलते हैं। एक तो है क्रोचे। जी सर। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, नहीं जी। यही है ना? जी। तो क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है, उसके बाद है टी एस इलियट। जी सर। वो तो कौन सी बात है? अम, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। तो ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं, जिनका पूरा नाम बेनेतेदो क्रोचे। ये मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतः सत्ता स्थापित करना था। इनसे पूर्व कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादात्म्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की उपेक्षा की, और हिगले ने कांट की मान्यता स्वीकार करते हुए दृश्य जगत को भी महत्व प्रदान किया। इसके विपरीत रोचे ने केवल मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व दिया। उन्होंने मानसिक प्रक्रिया को महत्व दिया। उनकी दृष्टि में बाह्य उपकरण गौण साधन मात्र है। रोचे का अभिव्यंजनावाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में क्रोचे ने अपना गंभीर मत प्रस्तुत किया, जो सूक्ष्म भी है। क्रोचे के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। यह आत्म तत्व कलाकार की चेतना है। इस आत्म तत्व को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है, जो इस जगत में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं करता है। क्रोचे के अनुसार मानसिक या ज्ञान की क्रियाओं के दो भेद हैं, एक सैद्धांतिक या मानसिक और दूसरा व्यवहारिक। इसे क्रोचे दो भाग में विभाजित करते हैं, सांसारिक ज्ञान बोध और सांसारिक क्रियाएं। मानसिक बोध का दूसरा प्रकार बुद्धि प्रधान है। इसमें व्यक्ति विचार तथा तर्क द्वारा जगत के रहस्यों को समझाया जाता है। इसे क्रोचे ने तर्क ज्ञान कहा है। व्यवहारिक क्रिया पक्ष के भी दो प्रकार हैं, एक आर्थिक और दूसरा नैतिक। आर्थिक का अर्थ है उपयोगिता तथा नैतिक का अर्थ है जीवन और जगत के व्यवहारों का सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन। तो इस प्रकार सहजानुभूति क्रिया ही प्रमुख है। वही क्रोचे के कला विवेचन का प्रमुख आधार है। वे क्या है? न सहज ज्ञान, तर्क ज्ञान, आर्थिक, नैतिक। इस प्रकार क्रोचे ने अपने अभिव्यंजनावाद की पुष्टि की है। तो क्रोचे के सौंदर्य दर्शन में केंद्रीय तत्व है सहज ज्ञान। उन्होंने पूर्ववर्ती इस धारणा का खंडन किया है कि बिना बुद्धि के सहज ज्ञान संभव नहीं। सच तो यह है कि बौद्धिक तत्व ही सहज ज्ञान में घुल मिलकर उसी का रूप ग्रहण करता है। सहज ज्ञान और संवेदना में भी स्पष्ट अंतर है, क्योंकि संवेदनाएं समुचित बिंब अर्थात रूप की सृष्टि नहीं कर पाती। वह सहज ज्ञान नहीं समझी जा सकती। इस प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में ये तत्व हमारे सामने है कि किस प्रकार अभिव्यंजनावाद हमारे इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें आता है कि उसमें अभिव्यंजनावाद को किस प्रकार महत्व दिया गया है। ये कला, और उसमें तीन है: सहजानुभूति, कला, कला का आनंद, कल्पना और सौंदर्य। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो
चलिए इलियट की चर्चा करते हैं। टीएस इलियट क्या ये है ना, टीएस इलियट का क्या है? जी सर, टीएस इलियट का है परंपरा, नैवे नैवे निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। हो नहीं रहा है। संवेदना की निसंगता एवं वस्तुनिष्ठ यह संयोजन, ठीक है, टीएस सह संयोजन। मिनट। टीएस का ये टीए इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इस मत से प्रभावित होकर इलियट ने अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं, जो वैयक्तिकता का विरोधी है। तो टीएस इलियट का ये जो सिद्धांत है उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इनका जन्म, टीएस इलियट का जन्म है 1888 में अमेरिका में हुआ। संस्कृत पाली भाषा का उन्होंने अध्ययन किया। ये जो ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत परंपरा है, इस पर ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरुद्ध में हुआ। इलियट एजरा पाउंड के विचारों से काफी प्रभावित थे। एजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। कवि का कार्य आत्मरक्षित होता है। निर्वैयक्तिकता, इलियट ने इसका अर्थ कवि व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यकरण बताया है। तदनुसार कवि अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को आयत्त कर लेता है, पर वे आयत्त अनुभूतियां उसकी निजी अनुभूतियां हो जाती है। कवि के घटक तत्व विचार, अनुभूति, अनुभव, बिंब, प्रतीक आदि सब व्यक्ति के निजी या वैयक्तिक होते हैं। कलाकार जब अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण शक्ति के माध्यम से अपने अनुभवों को काव्य रूप में प्रकट करता है तो वे व्यक्तिगत होते हुए भी सबके लिए सामान्य हो जाता है। तो इस प्रकार उनके इलियट ने अपनी बात बताई है और अपनी बात कही है। इसमें ये भी कहा गया है कि इलियट अपने इस परंपरा में इस प्रकार आगे अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और अपने विचार को वाणी देते हैं। ये भी कहा गया है कि निर्वैयक्तिक का सिद्धांत इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है ये काव्य में अतिशय निजीपन के स्थान पर सार्वजनिक मनोभावों की अभिव्यक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक अपने निबंध में इलियट की समस्त आलोचना का आधार है। तो ये कहते हैं इलियट का कहना है कि परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना अनुचित है। परंपरा के संबंध में इलियट का जो मत है यह है कि परंपरा तो अविच्छिन्न प्रवाह है जो अतीत की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत की सर्वोत्तम अंश से वर्तमान को समृद्ध और सार्थक बनाती है और भविष्य का पथ प्रशस्त करती है। वस्तुतः इलियट ने रचनाकार को माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। उसके लिए कवि काव्य सृजन प्रक्रिया का ऐसा माध्यम है जो अपने मन पर पड़े प्रभावों और अनुभवों को एक ऐसे विलक्षण ढंग से समन्वित करके काव्य में स्थान देता है जो उसके व्यक्तिगत प्रभावों अथवा अनुभवों से स्वतंत्र, निरपेक्ष एवं सार्वजनिक होते हैं। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को फॉर्मूलाबद्ध करते हुए इलियट ने वस्तुनिष्ठ समीकरण ऑब्जेक्टिव कोरेलेटिव के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने निबंध हेमलेट और उसकी समस्याएं संवेगों को कला में अभिव्यक्त करने का एकमात्र तरीका वस्तुनिष्ठ समीकरण को प्राप्त करना माना है। निर्वैयक्तिकता के संबंध में धारणा भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के अंतर्गत मिलने वाले सृजन प्रक्रिया के सिद्धांत साधारणीकरण के बहुत नजदीक है। यानी निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, जैसे क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को हम
वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ देखते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ जो निर्व्यक्तिकता टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता संबंधी या परंपरा संबंधी में जो उनकी बात है, तो इसका संबंध हम सिद्धांत के साथ देख सकते हैं, जिसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी इसकी महत्ता दी गई है। तो इस प्रकार टी.एस. इलियट को हम कह सकते हैं पाश्चात्य जगत उत्तर धारणाओं में अचंभित होकर इन्हें हास्यास्पद और स्वतः व्याघात दोषों से युक्त भी घोषित किया था, लेकिन बाद में ये निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत व्यापक बना और उससे इनको प्रसिद्धि मिली। परंपरा के संबंध में इनका मत है कि परंपरा कोई मृत वस्तु नहीं है, वो जीवित वस्तु है। परंपरा का निर्माण, परिवर्तन हमेशा होता रहता है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा इलियट का मानना है। तो इलियट के बाद क्या है, जरा कहिए। जी सर, इलियट के बाद है आई.ए. रिचर्ड्स, मूल्य, संप्रेषण एवं समतुल्यता। अच्छा, आई.ए. रिचर्ड्स है। जी सर। अच्छा है। देखिए, रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स का ये सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड्स का जन्म 1893 में हुआ था। उनके पूर्व क्रोचे अपना अभिव्यंजनावाद स्थापित कर चुके थे। सिगमंड फ्रायड, यूंग तथा एल्डर ने मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया था। इस संक्रांति काल में वैज्ञानिक उन्नति एवं भौतिक समृद्धि को संदर्भ में रखकर ये मूल्य सिद्धांत की परिकल्पना की गई। रिचर्ड से पूर्व पीटर, अक्सर वाइल्ड तथा प्रोफेसर वेडल आदि ने कला के लिए माना और यह स्वीकार किया कि सौंदर्य जन्य आनंद ही काव्य कला का चरम मूल्य और प्रयोजन है। सौंदर्य पर दृष्टि टिके होने के कारण इन विचारकों ने काव्य में नैतिक मूल्यों को गौण माना और कविता के लिए या कला के लिए सिद्धांत का प्रचार किया। उक्त सिद्धांत का खंडन करते हुए रिचर्ड्स ने कला का जीवन मूलक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया। उन्होंने माना कि सत्काल की मूलभूत शर्तें पूरी करने के उपरांत कला को मानव सुख की अभिवृद्धि में निरत होना चाहिए, पीड़ितों का उद्धार करना चाहिए, पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार में संलग्न होना चाहिए। काव्य रचना एक मानवीय क्रिया है, इसके मूल्य का मान नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु से हमारी अधिक से अधिक इच्छाएं तृष्ट होती है, वही हमारे लिए सर्वाधिक मूल्यवान है। मूल्यांकन संबंधी अवधारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से है, प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक। प्रवृत्तिमूलक जो भेद है उसमें भोग, तृष्णा, वासना आदि है। निवृत्तिमूलक जो है घृणा, निर्वेद, वितृष्णा आदि है। तो इस प्रकार मूल्य सिद्धांत के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मूल्य सिद्धांत हुआ है कि मनुष्य की अधिक से अधिक इच्छाएं जिस वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से पूरी होती है, वह व्यक्ति या वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति या वस्तु को हम अधिक महत्व देते हैं। तो यही आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत है। आई.ए. रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के ये मूलभूत संकल्पना है। हाँ, तृप्ता बताइए, आपने हैंड रेज किया है, बताइए क्या। हाँ सर, जो नाम बोले और एक बार बोलिए तो उनका नाम क्या, रिचर्ड्स बोले थे? आई.ए. रिचर्ड्स। हाँ हाँ हाँ, आई.ए. रिचर्ड्स। हाँ, थैंक यू सर। और उसके बाद क्या है, जरा कहिए। सर उनका जन्म कब हुआ था? 1893। 1893। कहाँ? इंग्लैंड में। अच्छा सर, ठीक है। एक मिनट थैंक यू और सर। देख लेते हैं, लेकिन कहीं गलत तो नहीं कह दिया। 10, एक मिनट। हाँ, सही कहा है।
ठीक है सर। तो आगे क्या है? आगे क्या है? जी सर। और क्या है आप बताइए। आगे है शास्त्रीयतावाद एवं नवशास्त्रीयतावाद। एक मिनट रुकिए, आइए रिचार्ज। नवशास्त्रवाद। नवशास्त्रवाद है ना? क्या है, क्या नवशास्त्रवाद है? जी सर। जी सर। नवशास्त्रवाद, एक मिनट रुकिए। कैसे लिए डिलीट कर दो, डिलीट क्या पुस्तक। एक नवशास्त्रवाद। नवशास्त्रवाद क्या है हम बताते हैं, एक मिनट रुकिए। नवशास्त्रवाद। नवशास्त्रवाद अंग्रेजी के न्यू क्लासिकलिज्म का हिंदी पर्याय है। सन 1453 में कास्टेटिनोपल के ग्रीक साम्राज्य का पतन हुआ तो ग्रीक विद्वान वहां से भागकर इटली आए। वे अपने साथ अपने ग्रंथ भी लाए थे, जिन्हें पढ़कर इटली वालों को एक नया ज्ञान क्षितिज प्राप्त हुआ। यह सत्य है कि ग्रीक ग्रंथों को पढ़ने से इटली में नए ज्ञान का संचार हुआ, कला तथा नए साहित्य के सृजन को भी प्रेरणा मिली। पर ये केवल एक कारण नहीं जिससे पुनर्जागरण काल का जन्म हुआ, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। तो नवशास्त्रवाद का जहाँ तक विचार है, ये माना जाता है कि बुआलो नवशास्त्रवाद का प्रधान प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने साहित्य के लिए कुछ शाश्वत मानदंड स्वीकार किए, जिन्हें फ्रांस में एक शताब्दी तक स्वीकार किया जाता रहा, जिसका प्रभाव इंग्लैंड पर भी पड़ा। उसके इन नियमों की तुलना स्कॉट जेम्स ने सैनिक अनुशासनों से किया। नवशास्त्रवाद अरस्तु और हरीश का विलियन है। उनके विचारों और सिद्धांतों की पुनराभिव्यक्ति है, जिसमें लगभग पूरे 3 शताब्दियों तक अपेक्षाकृत बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुए। नवशास्त्रवादी ये मानते थे कि उनके बनाए नियम शाश्वत, सार्वकालिक और सार्वदेशिक हैं, अतः सभी के द्वारा उनका पालन होना चाहिए। नवशास्त्रवादी सिद्धांत का केंद्र बिंदु है प्रकृति का अनुकरण। इनके यहाँ प्रकृति मुख्यतः मानव स्वभाव के रूप में गृहीत है। मानव प्रकृति से उन्होंने अर्थ लिया ऐसा मानव स्वभाव जो सब देशों और कालों में पाया जाता है। तो इसी प्रकार नवशास्त्रवाद एक व्यापक परंपरा है। नवशास्त्रवाद की परंपरा की व्यापकता बहुत गंभीर है और इसके पृष्ठभूमि भी बड़ा व्यापक है। तो एक ये है। तो यही नवशास्त्रवाद है। नवशास्त्रवाद के आगे क्या है जरा कहिए। सर उसके बाद है नई समीक्षा। नई समीक्षा। जी सर। नई समीक्षा, एक मिनट। नई समीक्षा देखते हैं, एक मिनट।
20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में परंपरागत कला मूल्यों, साहित्यिक अभिरुचि, कविता, काव्य भाषा संबंधी धारणा में मौलिक परिवर्तन हुए। स्वतंत्रतावादी युग से भिन्न अब कवियों को व्यक्तिगत राग, द्वेष और विचार, कवि की अनुभूति और उसके भावावेगों की सहज अभिव्यक्ति मात्र न मानकर प्रमुख रूप से कलात्मक रचना माना गया। इसीलिए इलियट ने कहा, पोएट्री इज नॉट ए ड्राउनिंग लॉस ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। तो इस प्रकार जो नई समीक्षा आई, तो राम की शक्ति पूजा में उसके रूपक विधान को हम देख सकते हैं हिंदी में। अस ओर शिव शक्ति की जो दशकंध पूजित, इस ओर रुद्र बंदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाथ शिव अंचल हुए चंचल। तो इसी प्रकार नई समीक्षा में पहले आलोचक इन पंक्तियों का व्याख्यार्थ प्रस्तुत करते हुए ये बतलाएगा कि किस प्रकार रावण की तामसिक शक्ति और हनुमान की सात्विक शक्ति के बीच संघर्ष हुआ। हनुमान के पक्षधर थे राम और रावण की पीठ पर शिव थे। वस्तुतः ये संघर्ष हनुमान रावण के बीच न होकर तामसी और सात्विक शक्तियों के बीच था। हनुमान का पक्ष प्रबल था क्योंकि वह भक्ति एवं सत पक्ष का था। वाक्यार्थ प्रस्तुत करने के बाद वह आलोचक शब्द विधान संबंधी कौशल पर प्रकाश डालेगा। पंक्तियों में मध्यवर्ती तुक, महिमा, श्यामा, रुद्र बदन, रघुनंदन, ग्रस्त समस्त आदि वर्ण, गुम्फन, मानकीकरण, अनुप्रास व्यक्तियों, यानी ये कहिए कि नई समीक्षा ने आगे जाकर या फिर शैली विज्ञान ने आगे जाकर नई समीक्षा का रूप लिया और टी.एस. इलियट इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। तो ये एक विचित्र स्थिति तो नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि नई समीक्षा के जनक के रूप में टी.एस. इलियट को स्वीकार किया जाएगा। तो आगे बताइए और क्या है? आगे क्या है बताइए। जी सर, आगे है मार्क्सवादी समीक्षा। फिर मार्क्सवाद के बाद उसके बाद है यथार्थवाद, अति यथार्थवाद एवं जादुई यथार्थवाद। उसके बाद खत्म? नहीं सर, उसके बाद और 3 है जादुई, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। ठीक है, ये है मार्क्सवाद ना? जी सर। मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक पद्धति है जिसके प्रणेता कार्ल मार्क्स हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के साथ ही मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मकता से संघर्ष अनिवार्य है और संघर्ष केवल 2 मूल विरोधी शक्तियों में होता है। द्वंदात्मक भौतिकवाद के अनुसार सृष्टि का मूल सत्य परिवर्तन है और सदैव 2 विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता रहता है। द्वंद्व सिद्धांत हेगेल के द्वंदात्मक प्रत्ययवाद अर्थात डायलेक्टिक आइडियलिज्म से लिया गया है। द्वंदात्मक भौतिकवाद के प्रकाश में जब मानव समाज के इतिहास का अध्ययन किया जाता है तब मनुष्य के समूचे अतीत को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार अब तक समाज में 4 प्रकार की सामाजिक अवस्थाएं प्राप्त हो सकी हैं। पहली व्यवस्था है आदिम साम्यवाद की। इसमें लोग स्वतंत्र थे, जंगल में पशुओं की तरह रहते थे, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी जो शोषण का आधार है। दूसरी व्यवस्था है दास प्रथा। इसके अंतर्गत कुछ शक्ति संपन्न व्यक्ति शक्तिहीनों पर शासन करते थे। फिर सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई। तो मार्क्सवाद जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है। मार्क्सवाद को सोवियत संघ में अक्टूबर क्रांति के बाद 1917 में लेनिन ने पहली बार व्यवहारिक रूप दिया। बाद में माओ से तुंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत देकर इसे और अधिक समृद्ध किया। इस तरह मार्क्सवाद से तात्पर्य कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की उस विचारधारा से है जिसे प्लाई लेनिन, जे स्टालिन और माओ से तुंग ने समृद्ध किया।
इसलिए आज मार्क्सवाद एक संपूर्ण जीवन का दर्शन बन गया है, जो शोषण का विरोध करता है और शोषितों का गुणगान करता है। फिर आगे हेलो हेलो, और क्या है? जी सर। और क्या है? उसके बाद यथार्थवाद, अति यथार्थवाद एवं जादू यथार्थवाद। अच्छा, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। मिनट। अति यथार्थवाद किसे कहते हैं, जरा देखते हैं। अति यथार्थवाद अंग्रेजी के सूर्यलिज्म का हिंदी पर्याय है। स्वच्छंदतावाद की ही अंतिम परिणति है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद दादावाद से सर्वाधिक प्रभावित था। किन्हीं अर्थों में दादावाद अति यथार्थवाद का जनक है। दादावाद 1916 में स्टीगन जारा द्वारा प्रवर्तित ऐसा आंदोलन था जिसका आमुख उद्देश्य सभी प्रकार के नैतिक एवं कलात्मक मूल्य एवं प्रतिमानों का विध्वंस करना था। स्वयं अति यथार्थवाद के पितामह आंद्रे वांता ने अति यथार्थवादी प्रवृत्ति को मानव मस्तिष्क की एक ऐसी विकृत वर्गीकृत लहर माना है जिसकी यत्र तत्र अभिव्यक्ति सर्वकालिक तथा सार्वदेशिक रही होगी। युद्ध विभीषिका तथा दादावाद से आक्रांत अति यथार्थवादी कलाकार मानव की नग्न पाशविकता, उसकी यौन विकृति के ऐसे अवांछित चित्र भी प्रस्तुत करते हैं जो स्वच्छंदतावादी प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल हैं। हिंदी साहित्य पर इसका भी प्रभाव हम देख सकते हैं। प्रपद्यवाद पर कुछ प्रभाव अवश्य देखे जा सकते हैं, जिसके प्रवर्तक नलिन विमोचन शर्मा हैं, केसरी कुमार हैं तथा नरेश हैं। प्रपद्यवाद के कवियों ने अपना घोषणा पत्र भी प्रकाशित किया था वप्सा शीर्षक से। तो अति यथार्थवादी साहित्य के प्रमुख विषय प्रेम, विद्रोह, अद्भुत और स्वतंत्र है। देखिए ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रेम, विद्रोह, अद्भुत और स्वातंत्र, यानी लव, रिवोल्ट, द मार्वलस और द मार्वलस, लव, रिवोल्ट, द मार्वलस और फ्रीडम, ये तीनों को इस अति यथार्थवाद के अंतर्गत स्थानित किया जाता है। फिर बात यथार्थवाद की आती है। तो चलिए यथार्थवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। हिंदी में यथार्थवाद को अंग्रेजी के रियलिज्म के अनुवाद के रूप में देखा जाता है। यथार्थवादी विचारधारा के अभ्युदय की पृष्ठभूमि में दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक आदि कई कारण विद्यमान है। कला और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद एक आंदोलन के रूप में 19वीं सदी में फ्रांस में उभरा। 1826 में मार्क्यू फ्रांस ने यथार्थवाद की परिभाषा अपने निबंध में की। तदुपरांत 1855 में फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार कुर्वे ने अपने चित्रों में यथातथ्य शैली का व्यवहार किया तथा अपने चित्र प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर यथार्थवाद शब्द अंकित किया। यथार्थ और यथार्थवाद एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन की सच्ची अनुभूति यथार्थ है और इसका कलात्मक अभिव्यक्तिकरण यथार्थवाद है। इसे आप याद रखिए कि यथार्थ और यथार्थवाद एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन की सच्ची अनुभूति यथार्थ है और इसका कलात्मक अभिव्यक्तिकरण यथार्थवाद है। और यथार्थवाद का प्रयोग
साहित्य में आदर्शवाद और स्वतंत्रतावाद के विपरीत अर्थ में किया सर जाता है। यथार्थवाद के बारे में थोड़ा बताइए और एक बार। यथार्थवाद एक दूसरे के पूरक है। जीवन की सच्ची अनुभूति यथार्थ है और इसका कलात्मक अभिव्यक्तिकरण, जीवन की जो सच्ची अनुभूति है उसे हम यथार्थ मानते हैं और उसका जो कलात्मक अभिव्यक्तिकरण है वो यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों में जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद को जीवन के दुख और अभावों का उल्लेख मानते हैं। कजामिया यथार्थवाद को एक पद्धति नहीं विचारधारा मानते हैं। जॉर्ज लुकास यथार्थवादी साहित्य में समाज का यथावत चित्रण मानते हैं। फ्लेवियर वस्तुगत दृष्टिकोण और जीवन के सामान्य पक्षों के महत्वपूर्ण उद्घाटन को यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के यथावत चित्रण से तात्पर्य मात्र यौन वर्जनाओं, कुत्सित जीवन की घटनाओं, छल छद्मों से भरी कहानियों, भद्दी एवं अश्लील बातों के चित्रण से ही नहीं है। यथार्थवाद को मात्र असामाजिक यौन संबंधों, पतित जीवन की कुत्सित दुर्बलताओं का खिन्न चित्र नहीं समझना चाहिए। ये सभी कुछ प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिज्म साहित्य की विशेषताएं हैं, यथार्थवाद साहित्य की नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यथार्थवाद जो है इसका एक व्यापक पृष्ठभूमि है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं जादुई यथार्थवाद की। तो जादुई यथार्थवाद क्या है, देखते हैं कि जादुई यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है। साहित्यकार जादुई यथार्थ से क्या लेता। तो जादुई यथार्थ के लिए अंग्रेजी में मैजिक रियलिज्म शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय फ्रेंच रोह को है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी की तीसरे दशक में कुछ जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए इस मेजेरियस रिलीजियस शब्द का प्रयोग किया था। यानी जादुई यथार्थवाद की अवधारणा 5वें दशक में अमेरिका में पहुंची। तब 1943 में मॉडर्न आर्ट के न्यूयॉर्क म्यूजियम में ने अमेरिकन रियलिस्ट एंड मैजिक रियलिस्ट नाम से एक प्रदर्शनी आयोजित की। इस प्रदर्शनी में एडवर्ड हूपर और चार्ल्स शीलर जैसे मशहूर चित्रकार हुए और उन्होंने जादुई यथार्थ को वाणी दी। तो कलम धीरे धीरे ये शब्द खास तरह के उपन्यासों के लिए प्रयुक्त होने लगा। फिर मिथकीय बातें आई। पश्चिम में इटोलो क्लाविनो, जॉन फाबेल्स, एम्मा टेनेंट, एंजिला कार्टर आदि उपन्यासों में जादुई यथार्थ का चित्रण मिलता। तो इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका भारत में दक्षिण अफ्रीका में जो रचनाएं हुई, जादुई यथार्थवाद यूरोप के पाठकों के लिए अपनी विलक्षणता के कारण आकर्षक हो सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और एशिया के पिछड़े देशों के पाठकों के लिए वो उतना विलक्षण नहीं है। यानी कि ये एक प्रकार की धारा है जिसमें ये कहा जाता है कि मैनेजर पांडे इसके लेकर सवाल करते हैं कि जादुई यथार्थवाद क्या है। जैसे यहाँ मिथक और परिकथाओं के माध्यम से वास्तविकता और सच्चाई की अभिव्यक्ति होती है। जादू यानी ये कहा जाता है अमेरिका के उपन्यासकारों ने उपन्यास की वह कला विकसित की जिसे जादुई यथार्थ कहा जाता है, जहाँ मिथक और परिकथाओं के माध्यम से वास्तविक सच्चाई की अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद क्या है जरा कहिए। जी सर। जादुई यथार्थवाद के बाद क्या है? सर उसके बाद है आधुनिकता और उत्तराधुनिकता, फिर उसके बाद शैली विज्ञान। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता नहीं, एक मिनट। जी सर। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। आधुनिकता और आधुनिकीकरण और आधुनिकतावाद के लिए अंग्रेजी में क्रमशः मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निज्म शब्द प्रयुक्त होते हैं।
यूरोप में 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान के पर्याय के रूप में किया जाता है। पुनर्जागरण के बाद आधुनिक शब्द ने कई विशेषणों को जन्म दिया, जैसे आधुनिकतावाद, आधुनिकीकरण आदि। तो आधुनिकीकरण में सामाजिक वर्गों की सीमाओं के मिटने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों और महानगरों की ओर प्रस्थान, सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा का प्रचार, आधुनिकता का संबंध आधुनिकीकरण की फलस्वरूप पुरातन तथा परंपरागत विचारों एवं मूल्यों, धार्मिक विश्वासों, रूढ़िगत रीति रिवाजों के विरुद्ध नवीन और वैज्ञानिक आविष्कारों, विचारों एवं नए मूल्यों से है। टी.एस. इलियट की काव्यकृति द वेस्टलैंड और जेम्स जॉयस का उपन्यास यूलिसेस सन 1922 में प्रकाशित हुए। इन कृतियों को साहित्यिक आधुनिकता का मूल माना जाता है। आधुनिकतावाद के लिए इस प्रकार का काल विभाजन प्रत्येक देश के लिए विचारकों ने अलग अलग देशों में आधुनिकतावाद के विकास को अलग अलग समय में बांटा है। भारत में आधुनिकतावाद 50 के दशक के आसपास चर्चा का विषय बना, जब यूरोप में विक्षुब्ध युवा एंग्री यंग मैन और अमेरिका में विर्ट्स की कृतियों तथा यूरोप के अस्तित्ववादी चिंतकों जा पाल सार्त, अवेलर, कामू आदि का प्रभाव हिंदी साहित्य पर है। आधुनिकतावादियों के अनुसार साहित्य का कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। इसी कारण साहित्य मूल्यों तथा उद्देश्यों से पृथक होकर विकसित होने लगा। आधुनिकतावादी साहित्य और कला की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करता। उनके अनुसार साहित्य का बाह्य जगत या आम आदमी से कोई संबंध नहीं है। साहित्य जनरुचि के अनुकूल नहीं रचा जाता। साहित्य आम पाठक के लिए उपयोगी नहीं रह जाता और न ही वह सामान्य पाठक या जन के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी साहित्य को स्वच्छंद और उत्तरदायित्वहीन बनाने के लिए आधुनिकतावाद ने पूरी कसर और उत्तर आधुनिकतावाद ने पूरी कसर अपने हिसाब से रख दी। तो इसी प्रकार आधुनिकतावाद की हम बात करते हैं। जब तक उत्तर आधुनिकता की बात आती है तो वो इस प्रकार है कि उत्तर आधुनिकता की जब हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद के लिए अंग्रेजी में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग मिलता है। फेडेरिको दे बेनिस ने अपनी कविता संग्रह आंतोलिएज द ला पोएजिस में इसकी बात कही है। वे उत्तर आधुनिकता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि 1912 में अमेरिका ने निकारागुआ में घुसकर फौजी अड्डे की स्थापना की और जनरल अनासंतिसियो सोमोजा नामक एक खलनायक गद्दी पर बिठा दिया। मलय राय चौधरी के अनुसार विकसित देशों के साहित्य दर्शन में मूल रूप से भिन्न पोस्ट मॉडर्न नजरिए के दक्षिणी अमेरिकी कविताओं पर प्रभाव को लेकर डडली फिट्स ने 1942 में प्रकाशित एथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटिन अमेरिकन पोइट्री में चर्चाएं की। फिर 1947 में पुर्तगाली कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार उत्तर आधुनिकता की दूसरी अवधारणा साम्राज्यवादी मुल्कों के प्रवक्ता बुद्धिजीवियों की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकता अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर हमें इंगित करती है। तो उत्तर आधुनिकता की इस खेमे में सिद्धांतकार बहुत हुए और फ्रेडरिक जेम्सन वे आए। इनके अनुसार औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय के बाद का पूरा इतिहास यहाँ है। बाजार ने उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया, इसकी भी बात आई है। उत्तर आधुनिकता विचारधारा का अंत है, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचना की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। तो उत्तर आधुनिकता ये कहती है कि आलोचना मर गई, इतिहास मर गया, लेखक मर गया, विचारधारा मर गई, मनुष्य की मृत्यु हो गई। ये तमाम घोषणा जो है उत्तर आधुनिकता की देन है। विचारधारा के अंत की घोषणा डेलियन बेल ने की है। दरिंदा ने मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था, उसने अंततः मनुष्य की जान भी ले ली, यानी मनुष्य भी मर गया, ये भी कहा गया। सच में जो आज मनुष्यता की मृत्यु हुई है, मनुष्य नहीं, तो इसे हम उत्तर आधुनिकता की कसौटी पर देख सकते हैं। तो ये उत्तर आधुनिकता के बारे में था। अब जो विषय है क्या है
शैली विज्ञान। शैली विज्ञान की चर्चा करते हैं, इसी के साथ ही पेपर समाप्त हो जाएगा। शैली विज्ञान जी सर, शैली विज्ञान के बाद ही संकल्पना है, फिर स्वच्छंदता बाद संकल्पना जी सर, इसके ये बाद बहुत है। शैली विज्ञान अंग्रेजी के स्टाइलिज्म, स्टाइलिस्ट हिंदी का पर्याय है। शैली विज्ञान अपेक्षाकृत नवीन आलोचना प्रणाली है, तो इसे हम शैली विज्ञान मानते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शैली संबंधी विवेचन के सूत्र अरस्तु के काव्य शास्त्र में मिल जाते हैं, किंतु आधुनिक शैली विज्ञान की प्रतिष्ठा 20वीं सदी के आरंभ में प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी शोशियूर की स्थापनाओं से प्रारंभ होती है। नई समीक्षा की भांति ही शैली विज्ञान की कृति को सायत्त मानता है। इस पद्धति में भाषा के सभी अभिव्यंजक उपादानों ध्वनि विज्ञान, छंदशास्त्र, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द शास्त्र का समावेश होता है। नई समीक्षा और शैली विज्ञान में अंतर यह है कि शैली विज्ञान भाषा विज्ञान का पूरा आधार ग्रहण करके विश्लेषण में प्रवृत्त होता है, जबकि नई समीक्षा ऐसा नहीं करती। उसमें विसंगति, विडंबना, अनेकार्थता, संकेतार्थ, संतुलन आदि जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है वे भाषा विज्ञान के औजार नहीं है। उनका संबंध काव्य न्याय, लॉजिक ऑफ पोइट्री से है। इस तरह शैली वैज्ञानिक समीक्षा साहित्य को सामान्य भाषा के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में ग्रहण करती है, जिसमें भाव और रचनाकार की जीवन दृष्टि को भी एक नजर में रखकर प्रस्तुत किया जाता है। समीक्षा के लिए आवश्यक होता है कि वो भाषा के माध्यम से उस कथ्य तथ्य जीवन दृष्टि तक पहुंचे जो आवश्यक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, फिलहाल कृति केंद्रित होने के नाते यह समीक्षा पद्धति रचना की विशेषताओं को अधिक अच्छी तरह मूल्यांकन कर सकती है। आज शैली विज्ञान भाषा विज्ञान की एक प्रबुद्ध शाखा के रूप में सामने आई है। शैली विज्ञान के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा था कि शैली विज्ञान भी साहित्य को समझने और समझाने की एक दृष्टि है, जो शैली के साक्ष्य पर एक और साहित्य कृति की संरचना और गठन पर प्रकाश डालती है, तो दूसरी ओर कृति का विश्लेषण करते हुए उसमें अंतर्निहित साहित्यिकता का उद्घाटन करती है। वस्तुतः शैली विज्ञान भाषा के रास्ते चलकर काव्य कृति के प्रकाशमान अंतर जगत में प्रवेश करने की विधि का आलोचना शास्त्र है। तो इसी प्रकार शैली विज्ञान की ये बात हमारे सामने है। उसके बाद क्या है शैली विज्ञान के बाद? जी सर, उसके बाद संकल्पना। संकल्पना या संकलन त्रय क्या है, जरा पढ़िए। क्या है? संरचनावाद। हेलो, क्या है उसके बाद, जरा कहिए। सर उसके बाद और कुछ पेपर खत्म हो जाता है। नहीं, क्या है मतलब ये शैली विज्ञान के बाद क्या है? संकल्पना। संकल्पना या संकलन त्रय, क्या आप बता रहे हैं? नहीं सर, संकल्पनाएं। संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं क्या है? जी। उसके बाद क्या संकलन त्रय होगा या फिर संरचनावाद होगा, संवेदनात्मक ज्ञान होगा, संशोधनवाद होगा? नहीं सर, संकल्पनाएं तो लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है संकल्पना, जरा हमें बताइए। तो संकल्पना में है स्वच्छंदवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, औपनिवेशिकता। ओह, मनोविश्लेषण उसी में है। अच्छा, उसी में है, मनोविश्लेषणवाद है। और क्या है? संरचनावाद है जी, और स्वच्छंदतावाद है और औपनिवेशिकता है। तो ठीक है, पहले आप मनोविश्लेषणवाद जानिए। मनोविश्लेषणवाद के जनक ये माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। 3 मनोवैज्ञानिक विश्लेषक हुए, एडगर, यूंग और फ्रायड। एडगर और यूंग, जिन्होंने मन के माध्यम से हमारे 3 मन के जो 3 स्तर हैं, यानी चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और इस आधार पर इसे दृष्टि दी है।
मन किस प्रकार हमारे मन किस प्रकार हमारे नित्य प्रति के काम को जागृत करता है और उसे ये मन के माध्यम से किस मन विश्लेषण को दृष्टि प्रदान करता है, ये दिखाया गया है। और जहां तक स्वच्छंदतावाद की बात है, स्वच्छंदतावाद है और क्या है, स्वच्छंदतावाद है और है संरचनावाद और है औपनिवेशिकता। अच्छा, संरचनावाद। संरचनावाद अंग्रेजी शब्द स्ट्रक्चरलिज्म का हिंदी पर्याय है। संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत से हिंदी में आया है। यह 1960 के दशक के फ्रांस में विकसित बौद्धिक विश्लेषण एवं चिंतन की वो पद्धति है जिसे विश्व स्तर पर भाषाविदों, साहित्य समीक्षकों, दार्शनिकों, मनोविज्ञान शास्त्रियों तथा नृविज्ञान शास्त्रियों का उच्चावर्धन समर्थन मिला। एक अवधारणा के अनुसार संरचना को बौद्धिक चिंतन की विषय वस्तु अरस्तु ने पॉलिटिक्स में बनाया था। फिर उसे आगे चलकर संरचनावाद के दूसरे बड़े स्तंभ लावी स्ट्रान ने संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक परिदृश्यों जैसे मिथकों, रक्त संबंधों, साहित्य कृतियों को समझने के लिए किया। ट्रास के अनुसार मूल मिथक लांग है तथा तो उसके अलग अलग रूप परेल, यानी ये भाषा विज्ञान से संबंधित विषय है। तो लांग ये जो है भाषा के दो रूप हैं, एक लांग है और दूसरा परुल। लांग को अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कहते हैं, पारुल को व्यक्ति विशेष की भाषा, यानी व्यक्ति संरचना से मतलब है कि भाषा के जो लांग है और दूसरा परल है, उसी को लेकर इसकी अवधारणा की गई है। हिंदी में इस सिद्धांत की चर्चा आजकल जोरों पर है, किंतु रचनाओं के मूल्यांकन में इसका इस्तेमाल कम देखने को मिलता है। मार्क्सवादी परंपरा में संरचनावाद को जगह देने का श्रेय लुई अल्थ्यूसर को जाता है। अल्थ्यूसर के संरचनावाद में उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद के कुछ मुद्दों का पूर्वाभास हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार ये संरचनावाद है। संरचनावाद में मिथकों का अध्ययन करते समय स्ट्रास ने पाया कि मिथक चिन्हों की व्यवस्था ही अटूट अंग है तथा अक्सर मिथकों के प्रवर्तक भी उनके छिपे अर्थों को नहीं जान पाते। तो संरचनावाद के क्या है, उसके बाद स्वच्छंदतावाद। जी सर। स्वच्छंदतावाद है ना? जी सर। जी। स्वच्छंदतावाद को अंग्रेजी में रोमांटिज्म कहा जाता है। इसका सीधा प्रभाव हिंदी में स्वच्छंदतावाद एक विश्वव्यापी आंदोलन रहा। कुछ विद्वान स्वच्छंदतावाद को एक शाश्वत सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरी ओर स्वच्छंदतावाद को एक निश्चित ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में मानने वाले विद्वान भी हैं। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की लहर सर्वप्रथम 1798 से लेकर 1805 तक के बीच इंग्लैंड एवं जर्मन में आई, जिसने काव्य के साथ ही आलोचना को प्रभावित किया। इंग्लैंड में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करने वाले कवि रॉबर्ट बर्न एवं विलियम ब्लेक थे। वस्तुतः अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रारंभ महाकवि वर्ड्सवर्थ के लिरिकल वर्ड्स से हुआ। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल वर्ड्स की भूमिका में सर्वप्रथम नव शास्त्रवादी बंधनों को तोड़ा, काव्य के आधार को वैयक्तिक माना तथा काव्य भाषा संबंधी प्राचीन प्रतिमानों को कृत्रिम प्रमाणित किया। अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ के बाद कैडलिस, सेली, वायरन, किट्स, सर वाल्टर फास्ट आदि अनेक स्वच्छंदतावादी साहित्यकार हुए, जिन्होंने स्वच्छंदतावाद को एक आधार प्रदान किया। आत्मनिष्ठ और व्यक्तिवाद स्वच्छंदतावादी काव्य का लक्ष्य है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति प्रांगण में मुक्त विहार किया। वे प्रकृति के अनंत प्रेमी हैं। उन्होंने प्रकृति को सचेतन सत्ता के रूप में देखा। स्वच्छंदतावाद का जन्म प्राचीन ऐतिहासिक परंपराओं, व्यक्तिगत रीतिबद्धता और शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। हिंदी में
हम जो देखते हैं छायावाद पर स्वतंत्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद क्या है? सर इसके बाद है औपनिवेशिकता। उपनिवेशिकता। अच्छा, उपनिवेशिकता। उपनिवेशवाद या कोलोनियलिज्म रोमन भाषा के शब्द हैं। आज उपनिवेशवाद ऐसे लोगों के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो बेहतर जीवन की परिस्थितियों की खोज में अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कहीं और बस जाते हैं। इस तरह उपनिवेशवाद 3 प्रकार हो सकता है। पहला, जिसकी एक मिसाल संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां उपनिवेशी लोगों ने दौलत और तकनीक के बल पर स्थानीय लोगों की संख्या समाप्त प्राय कर दी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप इस तरह के उपनिवेशवाद के उदाहरण हैं, जहां स्थानीय लोगों को या तो मार दिया गया या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने में समाहित कर लिया गया। दूसरा उपनिवेशवाद वह है जिसमें विदेशी लोग समृद्धि की तलाश में कहीं जाकर बसे और बेहतर सैन्य क्षमता के बल पर स्थानीय लोगों को दास बना लिया। अफ्रीकी महाद्वीप में पनपा उपनिवेशवाद इस तरह के उपनिवेशवाद ही की मिसाल है। इन दोनों ही प्रकार के उपनिवेशवादों में उपनिवेश लोगों का अपनी मातृभूमि से संबंध या तो पूरी तरह से खत्म हो गया अथवा क्रमशः क्षीण होता चला गया। तीसरे प्रकार के जो उपनिवेशवाद है, उसमें उपनिवेशी लोग दूसरे देश में आकर बसते नहीं है, बल्कि कुछ समय बिताकर अपनी मातृभूमि वापस चले जाते हैं। लेकिन केंद्र और उपनिवेश का संबंध संस्थागत तौर पर बजाता न केवल जारी रहता है, बल्कि व्यापारिक लाभ और राजस्व भी उपनिवेशवादी देश में जाता रहता है। ये तीसरी तरह का उपनिवेशवाद ऐतिहासिक तौर पर पहले दोनों तरह के उपनिवेशवाद के बाद उपजा और विशेषकर एशिया में दृष्टिगोचर होता है। भारत इसी प्रकार के उपनिवेशवाद का एक उदाहरण है। उपनिवेशवाद का सीधा संबंध औद्योगिक पूंजीवाद से है। जिस समय ब्रिटेन में पूंजीवादी संरचना चरम पर था, लगभग उसी समय स्थानीय आविष्कारों ने कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे उपनिवेशवाद को प्रमुखता दी। मार्क्स के अनुसार उपनिवेशवाद की स्थापना से गैर पूंजीवादी व्यवस्था चरमराने लगती है। भारत के संदर्भ में मार्क्स ने इसे ब्रिटिश शासन के सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों के रूप में देखा। 80 के दशक तक पहुंचते पहुंचते पराश्रयवाद की उपादेयता उत्तरोत्तर घटने लगी। इसी बीच उपनिवेशवाद की एक नई व्याख्या अर्थात नव उपनिवेशवाद भी चलन में आई, जिसे पराश्रयवाद से अधिक लोकप्रियता मिली। नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम सार्थ तथा कामू जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया। कुछ ही समय में एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र राज्यों में यह बौद्धिक विमर्श का हिस्सा बन गया। तो इसी प्रकार आप उपनिवेशवाद को देख सकते हैं कि किस प्रकार उपनिवेशवाद के भेद थे और उस उपनिवेशवाद ने किस प्रकार हमारे जीवन को, हमारी बौद्धिकता को और हमारे विचार आचार को प्रभावित किया। ये इसी प्रकार है। तो केवल आप ही हैं और बाकी तो कोई नहीं है। अगर आपका कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, या फिर अपने इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत विषय तो बहुत गंभीर है और व्यापक है। इसे केवल हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, एक सामग्री रूप में बताया। तो इसीलिए इसे आप पढ़िए और परीक्षा के लिए तैयार होइए, क्योंकि इसे पढ़ने की आवश्यकता है। बिना पढ़े इसका कोई अर्थ नहीं समझा जा सकता या अर्थ की चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, जी जी पूछना सर, बता देंगे। ठीक।
सर जो है आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता में रूपांतरण के बारे में कुछ बताइए संक्षिप्त में। क्या है? जो है आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता में रूपांतरण। देखिए, आधुनिकता जो है ये मतलब भारत में 1850 के बाद आती है, लेकिन उत्तर आधुनिकता जो है 80 दशक 1980 के बाद आती है। उत्तर आधुनिकता में वो तमाम मूल्य जो विचार आधुनिकता के समय में जो चीजें थी, जो विचार थे, उसमें कैसे परिवर्तन आया। यानी उत्तर आधुनिकता ये मानती है कि ईश्वर भी मरे। आधुनिकता के समय ये विचार आया कि ईश्वर मर गया, लेकिन उत्तर आधुनिकता में आते आते मनुष्य भी मर गया, लेखक भी मर गया, आलोचक भी मर गया। यानी हमारी जो वैचारिक अवधारणा थे, विचार भी मर गया। यानी मनुष्य का मरने का अर्थ है मनुष्य की मानविकता मर गई। मनुष्य वो मनुष्य नहीं रह गया, मनुष्य वो पशुवत जीवन जी रहा है। यानी मनुष्य, इसका अर्थ देखिए उत्तर आधुनिकता का प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और व्यक्ति पड़ा हुआ है, हम बजाय एम्बुलेंस बुलाए उसके साथ टिकटक करते हैं, उसके फेसबुक पर उसका फोटो लेकर उसे अपलोड करते हैं, उसके जीवन के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं। उसके यहाँ उसके जीवन का कोई महत्व हमारे लिए नहीं है। यही तो उत्तर आधुनिकता है। लेकिन आधुनिकता में ऐसी बात नहीं थी। ठीक है? जी सर। जी सर, हो गया सर, और कुछ डाउट नहीं है। okay. जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। फिर कल मिलते हैं, अंतिम क्लास है।